नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 11 होगी। पिछले 10 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको बता दूं, हमने एक रिसेंटली सीरीज स्टार्ट की थी। लगभग इस सीरीज़ में हम 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टीजीटी एग्ज़ाम जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देखने को मिले हैं टीजीटी के, उन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एट्सेट्रा के कंबाइंड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो कुल मिला के यहाँ पे हमें संकेत मिल रहा है कि ये सभ्यता काफ़ी पुरानी होगी। तो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता जो है दोस्तों कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो बी इज़ राइट आंसर। और घुमा फिरा के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। यहाँ की जो साइट्स हैं उनको भी अच्छे से देख लेना। किसी दिन पार्टिकुलरली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स चाहिए हों कि मैं उनका वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। बाकी पेड क्रैश कोर्स में आपको ये सारा स्टडी मटेरियल जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप कर सकते हैं तो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो अंतिम महान हिंदू शासक की बात करूं तो हर्षवर्धन का नाम लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो शासन काल रहा वो क्या था? 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी। हेन सांग इन्हीं के समय में आया था, चीनी तीर्थयात्री। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी काफ़ी सारे बनते हैं क्योंकि हिमाचल के बारे में काफ़ी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की थी। आज भी हम उसे पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हर्ष के बारे में जानकारी हर्षचरित से मिलती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? हर्षचरित याद रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि दोस्तों बाण भट्ट ने इसे लिखा था। और हर्षवर्धन का वंश कौन सा था? पुष्यभूति वंश। तो इसको भी याद रख सकते हो तो रख लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेपोलियन बोनार्ट, अगर इनके बारे में आप जानते नहीं हो तो अभी रिसर्च करिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। बहुत ही महान योद्धा रहा है ये शासक। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष सम्राट बना था? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन बोनार्ट के बारे में जो भी जानकारी आपको है कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा, देखता हूँ कितना नॉलेज है आपको। और जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे वो उन कमेंट्स को ज़रूर लाइक करें जो काफ़ी नॉलेज वाली या फिर सही कमेंट्स होती हैं। ठीक है। और अगर मैं भारत के नेपोलियन की बात करूं, समुद्रगुप्त को जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है बार बार एग्जाम्स में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसका सचिवालय कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है या फिर किस ईयर उसे एस्टेब्लिश किया गया था एंड सो ऑन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। और कमेंट करके ज़रा बताना इस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? देखता हूँ आपको उनका नाम याद है या नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल जो है इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान और निपटान जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये जो प्रणाली या सिस्टम है, अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था? एक्ट इसे पास किया गया था, आपको ईयर याद रखना है, 2007 में। ठीक है। और आशा करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स लगते हैं उन्हें आप कहीं पे नोट डाउन करते होंगे।
नहीं तो दोस्तों थोड़े दिनों बाद आपको भूल जाएगा सब कुछ। हालांकि पेड क्रैश कोर्स में रिवीजन वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हम लेते रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये लाइन याद रखनी है, भुगतान और निपटान प्रणाली जो है, ये अधिनियम दिसंबर 2007 में पारित हुआ था, लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ? 12 अगस्त 2008। तो क्वेश्चंस बड़े घुमाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। अगर मैं पारित होने की बात करूं 2007 आपको याद रखना है, लागू कब हुआ? 2008। तो एक साल का जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन रोक सकता है और एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन करवा सकता है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, दोस्तों अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं रखी है तो कृपया यूट्यूब पर सर्च करिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। इतना शानदार मंदिर है, आपका दिल खुश हो जाएगा इसे देख के। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है किसने बनवाया था? पता नहीं कितनी बार, या फिर मैं बात करूं करोड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा, ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं, प्रथम याद रखिएगा। और बाकी दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि एक ही चट्टान को काट के इस मंदिर का निर्माण किया गया है, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाया गया है। एलोरा के 34 मठों और गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। धन विधेयक की बात करूं तो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद इसका बार बार पूछा जाता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बोलते हैं हमें अनुच्छेद याद नहीं होते। दोस्तों रिवीजन करिए ज़रा, आज करिए, हफ्ते बाद करिए, महीने बाद करिए, फिर देखिए कैसे आपको ये याद नहीं होते, कैसे आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं इस आर्टिकल की जिसमें मनी बिल्स या फिर धन विधेयकों का जिक्र होता है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 110। ठीक है, अब आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए बार बार। उसके बाद दोस्तों अनुसूचियाँ जो हैं संविधान की, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? अब ये जो समवर्ती सूची है ये कंसेप्ट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। 7वीं अनुसूची की बात करूं तो इसमें समवर्ती सूची जो है दोस्तों, उसमें वन यानी कि फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? सपोज़ करिए दोस्तों अगर कोई भी जंगल है तो उसके ऊपर जो राज्य है वो भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं समवर्ती सूची में या फिर कंकरेंट लिस्ट में। तो इसको याद रख सकते हो तो रख लो, आपके काफ़ी काम आएगा इन फ्यूचर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पर्सनैलिटी हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों किसने? लाला लाजपत राय। तो इन्हें बोला जाता है कि पीएनबी जो है उसकी स्थापना में भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। तो कमेंट करके ज़रा बताइए पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में जो भी जानकारी है कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी नॉलेज मिले जो आपके दिमाग में है। बाकी ये भी याद रखना कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 1920। और बॉम्बे दोस्तों इस स्थान को भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अध्यक्ष के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अब्राहम लिंकन की, तो इन्होंने दोस्तों बहुत ही बड़े पैमाने पर जो स्लेवरी सिस्टम है उसे एबॉलिश किया था उस समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे। तो होता क्या था, अमेरिकी लोग काफ़ी अमीर होते थे, उनका जो आराम वाली ज़िंदगी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो जो भी अफ्रीकन लोग होते थे या फिर भारतीय लोग उन्हें ले जाते थे नौकरों की तरह, काफ़ी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, काम वगैरह करवाते थे। तो इन चीज़ों को अब्राहम लिंकन ने समझा और फाइनली इसे एबॉलिश किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि हाँ, स्थापना हो गई, उससे पीछे नहीं जाने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी एक बुरी बात है। तो बड़े ध्यान से देखिए, जब भी किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो उससे पहले काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब फाइनली किसी ने कल्पना की कि हाँ, इसे बनाना चाहिए, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका परिणाम काफ़ी बुरा था, तो एक चार्टर स्वीकार किया गया था। ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है 51 कंट्रीज़ थी इस चार्टर में साइन करने वाली। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, जो ये चार्टर स्वीकार किया गया था उस स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा याद मत रखिए कि किस डेट को हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्योंकि इतना ब्रीफली या फिर इतना डीप कोई पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चंस। बाकी दोस्तों एक रोड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया से डायरेक्टली इसी कंट्री में चला जाता है। इस रोड का नाम है स्टीलवेल रोड। तो भारत को किस पड़ोसी देश से ये जोड़ता है? तो आंसर तो आप सभी को अब पता चल जाएगा कि चीन। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन घुमा के ऐसे आ सकता है कि किस देश से होकर ये चाइना में जाता है स्टील बेल रोड। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि म्यांमार, लेडोको म्यांमार, यहाँ से हो करके ये चीन के कुनमिंग तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोरुंथल गांव जो है ये काफ़ी फेमस है आज भी, और सपोज़ करिए आज के समय में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का विकास हो चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूं पहली शताब्दी ईस्वी की, हालांकि शताब्दी ईसा पूर्व से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, दूसरी शताब्दी ईस्वी तक काफ़ी सारा यहाँ पे शीशे का कामकाज देखा जाता था। यहाँ पे कारखाने हैं, काफ़ी सारे मन के शीशे के बनाए जाते थे। तो ये जो पोरुंथल गांव मैंने आपको बताया, ये दोस्तों किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है इस गांव का काफ़ी विकसित था उस समय। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और अगर हवाई अड्डों की बात करूं तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि ये वाला हवाई अड्डा कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल BD सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, एंड सो ऑन। तो अमोसी हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम्स में। तो किस राज्य में स्थित है? तो जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। अमोसी हवाई अड्डा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डी इज़ राइट आंसर। और ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश आप सभी का आंसर होना चाहिए। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें मैं कवर कर रहा हूँ अच्छे से, बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। हमीम हमाम किस राजा के या फिर शासक के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? अब दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये शासक था अनपढ़, लेकिन इसने शिक्षा के मामले में अपने समय में इतना ज़्यादा विकास करवाया था। इन्होंने ना किसी मुस्लिम को देखा, ना किसी हिंदू को, ना किसी अन्य धर्म के, कोई भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। उस समय जो जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहता था इनके शासनकाल में कर सकता था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे महान शासक की, अकबर। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर। बाकी ज़्यादा इनके बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो युद्ध वगैरह जो इन्होंने किए या फिर जो इन्होंने प्रणालियाँ शुरू की एंड सो ऑन, इनसे ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? हाँ, ये क्वेश्चंस बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी
कहाँ होती है, उसको क्या बोला जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे अधिक दूरी जब होती है तो उसे बोला जाता है इफेलियन। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये, इफेलियन इसे कहा जाता है। और अगर मैं दूरी की बात करूँ 152 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है। बाकी जब सबसे कम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, राजधानियाँ या फिर मुद्राएं या फिर करेंसीज कैपिटल्स। तो दोस्तों ओगादोगु ये जो राजधानी है, देश का नाम याद रखना बुर्किना फासो, अफ्रीकन कंट्री है ये। बाकी इसका क्षेत्रफल कितना है एंड सोन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कंपास जो है ये कैसे काम करता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंपास की सुई जो है किस दिशा की ओर संकेत करती है। अगर आपने कभी ध्यान से कंपास को देखा हो तो उसकी सुई जो है ये घूमती रहती है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इसमें, कभी कहीं, कभी कहीं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये सुई जो है मूवमेंट करती है। अब दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की बात करूं, चुंबकीय, ये सब कुछ उल्टा होता है। कंपास की सुई जो है दोस्तों चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है, लेकिन चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जो है अगर हम भौगोलिक स्थिति की हिसाब से देखें तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन है, सबला स्कीम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है। एक क्वेश्चन परियोजनाओं से संबंधित पक्का है, चाहे मैं कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं की बात करूं या फिर भाजपा सरकार के समय की योजनाओं की बात करूं। सबला स्कीम जो है ये कांग्रेस सरकार के समय में देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये किशोरियों के लिए है। तो किशोरियाँ जो हैं दोस्तों इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के विकास में। तो सबला स्कीम 1 अप्रैल 2011 से शुरू की गई थी। हालांकि दोस्तों आज के समय में मोदी सरकार में जो भी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आपको सभी ये स्कीम में याद रखनी है। मुख्य रूप से जो महिलाओं से, लड़कियों से संबंधित हैं, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह किशोरियों के विकास स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। कोई भी कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा, हमारी टीम आपको इसमें अच्छे से तैयारी करवाएगी। जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।